Hello guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss chapter 4 of class 12 GSCB board in economic subject. चैप्टर का नाम है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये चैप्टर जो है मेनली बैंकिंग से रिलेटेड ही है। जैसे कि हमने इससे पहले वाली फर्स्ट वीडियो में देखा था बैंक क्या होता है, उसका मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, यानी बैंक जो है किस किस टाइप से क्लासिफाइड हुई है। फिर हम देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है, फिर हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है और प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स किस किस टाइप में जो है वो क्लासिफाइड है। मेनली बैंक जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है। सबसे पहला आता है कमर्शियल बैंक जो कि मेनली प्रॉफिट मोटिव के लिए ही बने होते हैं। सेकंड आता है हमारा सेंट्रल बैंक जो कि वन एंड ओनली है हमारा एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं RBI, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब बैंक के ऊपर जो है वो ध्यान रखता है, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो। और कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो है वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कमर्शियल बैंक अकॉर्डिंग टू बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949, कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट from the people for the purpose of lending or investment, repayable on demand or otherwise, withdrawable by check, draft, pay order or otherwise। कमर्शियल बैंक कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दो मेन फंक्शन उसके हैं। सबसे पहला है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, यानी जैसे हम बैंक में जाके FD खुलवाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाते हैं, ये सब क्या है, हम जो है पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, राइट। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ कि एक्सेप्ट करता है बैंक हमारे डिपॉजिट को। सेकेंड है उसी डिपॉजिट को थोड़ा % वो रखता है एज CRR और बाकी के पैसे जो है वो लैंड कर देता है लोन के तहत। तो बीच में जो डिफरेंस आता है इन दोनों का, वही बैंक का प्रॉफिट होता है। हम समझ लेते हैं कि एग्जांपल से, लेट्स सपोज बैंक जो है वो हमें इंटरेस्ट देता है हमारी FD पे या रिकरिंग पे, RD पे जिसको हम बोलते हैं, कितना %, तो वो हमें देता है लेट्स सपोज 6% का इंटरेस्ट ऑन आवर FD। ईयरली की बात हो रही है। देन आफ्टर वही पैसे जो हमने FD के रूप में या रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में जो हमने बैंक में दिए हैं बैंक वाले को, वो क्या करेगा, उसमें से कुछ % CRR के तहत से रखेगा और बाकी का पैसा जो है वो लोन में दे देगा। कितने % पे अगर लोन दे रहा है वो, तो कितना वो चार्ज करेगा सामने वाले से, 10%। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 10 - 6 वो होता है 4। तो ये 4% बाकी का जो बचा वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। और इसी कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस कंसेप्ट एज नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी कि NII। ये कंसेप्ट जो है ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है और मैंने आज भी समझा दिया। बैंक का मेनली यही काम होता है। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, कमर्शियल बैंक इज वन विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो कि हमने यहाँ पे आपको बता ही दिया था। ये रहा एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। हो सकता है बैंक जो है वो लोन दे दे या फिर बैंक कहीं और किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दे उसी पैसे को फॉर बेटर रिटर्न्स। रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी हम बैंक से पैसा मांगना चाहते हैं तब भी वो हमें क्या कर देता है, रीपेबल ऑन डिमांड, यानी जब भी हमें चाहिए पैसा तब बैंक जो है वो हमें दे देती है, बैंक कभी भी मना नहीं करती है। और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और अदरवाइज, यानी हम बैंक में से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, कौन कौन से उसके तरीके हैं, तो चेक के थ्रू, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर कोई दूसरा तरीके से। एक कमर्शियल बैंक इज ए बिजनेस यूनिट। कमर्शियल बैंक क्या है, एक टाइप का बिजनेस ही है विच प्रोवाइड्स बैंकिंग सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। क्यों ये जो है पूरा स्ट्रक्चर जो है खड़ा हुआ है बैंक का, फॉर प्रॉफिट मोटिव, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बता दिया है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बिजनेस लिखा है तो बिजनेस काम ही क्यों करता है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। पीपल एंट्रस्ट देयर सेविंग, इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पीपल गिव देयर सेविंग, राइट।
यहाँ हम लिख देते हैं बैंक को अपनी सेविंग्स देते हैं विच हैंडल बैंक इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. बैंक ऑल्सो गिव सम ऑफ दिस डिपॉजिट फॉर अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर दे गिव इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर. और बैंक भी जो है हमारे पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है किसी ना किसी चीज़ में, जिससे बैंक को अच्छा रिटर्न मिलता है और उसमें से कुछ परसेंट जो है हमें इंटरेस्ट के स्वरूप में वो वापस देती है फॉर आर डिपॉजिट. बैंक में यूज डिपॉजिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर. बैंक जो है हमारे डिपॉजिट करे हुए पैसे को बहुत सी जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे एग्रीकल्चर के माध्यम में कर दिया या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कर दिया, फॉर देयर डेवलपमेंट, और दे मे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और दे मे लैंड सम प्रपोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू पीपल हु नीड मनी. हु नीड मनी का मतलब क्या है? लोन दे देना. When bank invests some of this deposit, they earn profit. When they lend this money, they earn by charging interest. यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे सब जगह लिखा हुआ है. अक्सर आप ये वाले कंसेप्ट को याद रखें ना, नेट इंटरेस्ट इनकम को, तो आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती जाएंगी. When bank invest some of the deposit, they earn profit. When they lend this money, they earn by charging interest. Okay. The lending rate of interest is higher than the rate of interest which banks gives on deposit. The difference between the two is profit earning. क्या मैंने बोला था? जो डिपॉजिट पे बैंक इंटरेस्ट देती है 6%, वो कम है एज कम्पेयर टू जो इंटरेस्ट बैंक लेती है जब हम लोन लेने जाते हैं तब. और इन दोनों का डिफरेंस 4%, वो क्या है? प्रॉफिट. यही बात यहाँ पे लिखी है. Hence, बैंक आर कॉल्ड कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. और इसी वजह से बैंक को क्या कहा जाता है? कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. कमर्शियल मतलब क्या? जो प्रॉफिट के लिए काम करती है. इन अदर वर्ड्स, बैंक अंडरटेक एक्टिविटी ऑफ मोबिलाइजिंग पीपल मनी इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट एंड देयरफॉर दे आर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन. बैंक सिंपली काम क्या करती है? तो हमारे पैसों को लेती है, उसको इकोनॉमी में घुमाती है, मोबिलाइज करती है, और इसी के थ्रू वो क्या करती है? प्रॉफिट अर्न करती है. दिस इज द फंक्शन. और इसी तरीके से जो है वो बैंक मेनली काम करता है. अब इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि कमर्शियल बैंक में कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसका बाइफिकेशन क्या होता है, तो वो हम देखते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दे रखा है इधर नीचे की तरफ, ये रहा. सबसे पहले यहाँ पे दिया है शेड्यूल बैंक्स और उसके बाद दिया है कमर्शियल बैंक. इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स दिए हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, रीजनल, रूरल और कोऑपरेटिव. ये यहाँ पे दिया है. लेकिन हम क्या करेंगे? हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी आगे जाके पढ़ेंगे हम. ठीक है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. बैंक कौन कौन से फंक्शंस जो है वो करती है? कमर्शियल बैंक परफॉर्म सेवरल फंक्शंस. कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है. इसको मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन को. द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन और सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन. नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए. प्राइमरी मतलब मेन उनके फंक्शंस क्या है जिससे बैंक जो चलती है. सेकेंडरी फंक्शन वो होते हैं जो कि सेकेंडरी है, यानी जैसे हम ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम लेट्स सपोज है टीचिंग करना, लेकिन पैसिव इनकम क्या है? तो वो ट्यूशन्स लेते हैं. तो ये क्या हो गया? ये प्राइमरी और पैसिव यानी प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. और इसी का सेकेंडरी और प्राइमरी का मीनिंग भी यही होता है. प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो हमने ऊपर भी देखा. ए बैंक एक्सेप्ट मनी फ्रॉम द पीपल यानी सेवर, जो कि पैसों को सेव करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट. इट गिव्स सेफ्टी टू द डिपॉजिट ऑफ इट्स कस्टमर बाय एक्टिंग एज कस्टोडियन ऑफ फंड्स. अब इसका मतलब क्या है? तो ट्रस्टेड. बाय एक्टिंग एज ट्रस्टेड पीपल यानी बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हमें क्या होती है? हमें राहत होती है. हमें ऐसा नहीं होता कि कल को उठ के बैंक उठ गई, तो हमें ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारे अलावा भी बहुत से लोग की सेविंग्स वहाँ पे जमा होती है. तो ये जो है वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करता है. इन ए वे पीपल लैंड देयर सेविंग्स टू बैंक फॉर विच बैंक्स गिव देम इंटरेस्ट. और बैंक हमारे डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है. डिपॉजिट आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. डिपॉजिट जो है वो मेनली 3 टाइप्स के यहाँ बताए हैं. सबसे पहला बताया है करंट अकाउंट डिपॉजिट. सेकेंड वी हैव सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और इसी के अंदर जो है रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट का कंसेप्ट भी है. तो इतनी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक एक करके देख लेते हैं. करंट अकाउंट डिपॉजिट. ए करंट अकाउंट इज ओपन विथ ए बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस, फर्म और एन इंडिविजुअल. करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? अब
तो मेनली बिजनेसमैन खुलवाते हैं। वाई? बिकॉज उनके ट्रांजेक्शन बहुत होते हैं, और करंट अकाउंट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन हम बहुत सारे कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये बिजनेसमैन के लिए होता है, और इसके अंदर जो है हमें ज़ीरो इंटरेस्ट होता है, या फिर कभी कभी जो है बिजनेसमैन को खुद इंटरेस्ट देना भी पड़ सकता है, या फिर खुद थोड़े चार्जेस देने भी पड़ सकते हैं फॉर सो मैनी ट्रांजैक्शन। विड्रॉल कैन बी मेड, सॉरी आगे एक पॉइंट रह गया, द डिपॉजिट इन दिस अकाउंट आर मोर लिक्विड दैन डिपॉजिट इन एनी अदर अकाउंट। क्यों लिक्विड है, क्यों हम कभी भी निकाल सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं, तो रोज़मर्रा के ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेसमैन के लिए, इसकी वजह से ये एक अलग अकाउंट है फॉर मेनली बिजनेसमैन, फर्म और इंडिविजुअल। Withdrawal can be made from this account any number of times during a day. हम जितने चाहें उतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं करंट अकाउंट में से। The customer of this account are given a checkbook but do not get interest on current account deposit. On the contrary, certain times bank may impose some kind of service charges on this account. A customer may even obtain overdraft facility for business purpose on this account as per rules of bank. क्या लिखा है कॉन्ट्रैरी में, यानी अपोजिट साइड। कॉन्ट्रैरी मतलब कि बैंक जो है वो करंट अकाउंट वाले कस्टमर्स को बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने देता है, लेकिन इस पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, और कभी कभी तो जो है वो लोगों को यानी करंट अकाउंट वाले पर्सन्स को सर्विस चार्जेस भी देना पड़ता है। फिर यहाँ पे बोला है कि करंट अकाउंट में एक और फैसिलिटी होती है जो कि है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी हमारे पास अगर हमारे करंट अकाउंट में लेट्स सपोज 10,000 रुपये हैं, और हमें किसी दूसरी पार्टी को, यानी बिजनेस के अंदर हम बात करें, अगर दूसरी पार्टी को हमें 12,000 रुपये देने हैं, 2,000 हमारा जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है, हमारे पास 2,000 की कमी आ रही है, तो ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट को फुलफिल करने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। देन वी हैव सेकेंड, दैट इज सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो हम जनरल लोग खुलवाते हैं। पीपल यूजुअली डिपॉजिट सेविंग फॉर ए शॉर्ट टर्म पीरियड in this account for which banks give them interest. Upon requirement they can withdraw with a check or withdrawal slip. अगर हमें सेविंग अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने हैं तो हम चेक या फिर विड्रॉल स्लिप के थ्रू कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम दे कैन ऑल्सो विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट बाय यूजिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा आज के ज़माने में अगर हमें हमारे सेविंग अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने हैं, सो वी कैन ऑल्सो यूज़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। Then we have facility of recurring deposit and fixed deposit, that is long term deposit also. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, तो एक छोटा छोटा टाइप का इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। हम मंथली जो है या फिर क्वार्टरली हम जो है थोड़े थोड़े पैसे लेते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं कहाँ पे, इन रिकरिंग डिपॉजिट। ये जो है हमें एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। दिस डिपॉजिट आर ऑल्सो ए टाइप्स ऑफ सेविंग डिपॉजिट। People who do not wish to save or cannot save bigger sum of money save and deposit small each month for some period of time in this account. अब यहाँ होता क्या है, जिन लोगों को एफडी नहीं खुलवानी है यानी फिक्स डिपॉजिट नहीं करवाना, यानी उनके पास जो है वो लमसम में पैसा नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा अपनी सैलरी में से या बचत में से अगर सेव कर सकते हैं कहीं भी, तो उन लोगों के लिए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट टाइप का अकाउंट है जिसके अंदर हम छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एक जगह पे, और उसके बाद जो है हमें ब्याज मिलता है उसी स्मॉल सेविंग से। आगे क्या लिखा है, Thus the saving gradually increase and interest is paid on accumulated money, इकट्ठा करा गया मनी। Thus this deposit are called recurring deposit. Recurring मतलब जो जल्दी जल्दी हो रहा है, रिकरिंग पैटर्न में हो रहा है, रिपीटेटिवनेस जिसमें है। By rules of some bank, if a person skip to deposit some month money in this account, he or she may have to pay penalty along with some interest loss. अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई इंसान जो है हर महीने जो है वो भूल गया पैसे जमा करना, तो क्या होता है, इसमें कभी कभी इंटरेस्ट चार्ज हो सकता है या फिर पेनल्टी चार्ज हो सकती है, या फिर इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। यानी रिकरिंग डिपॉजिट पे अगर हमें 5% पहले इंटरेस्ट मिला था तो अभी 4.5 हो जाएगा, इस टाइप की पेनल्टी चार्ज भी हो सकती है। एक और पॉइंट है जो यहाँ पे नहीं लिखा है, रिकरिंग डिपॉजिट में आज के ज़माने में जो है ऑटो डेबिट का ऑप्शन भी आ गया है, यानी आपके सेविंग्स अकाउंट में से जो है अगर आप चाहो तो क्या होता है, थोड़े थोड़े पैसे जो हैं, जितनी भी आपके रिकरिंग डिपॉजिट की अमाउंट है
वो ऑटो डेबिट हो जाती है आपके उस अकाउंट में से। तो ऐसा बनता ही नहीं है कि आप कोई महीना जो है वो स्किप कर जाओ। इस टाइप के ऑप्शंस भी आजकल के मार्केट में आने लगे हैं। और रिकरिंग डिपॉजिट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, अच्छी हैबिट भी होती है सेव करने की। फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, these deposit are for fixed period of time and usually who want to deposit money for a longer period of time choose such deposit। अगर आपके पास सबसे पहले तो होना चाहिए बहुत सारा लमसम अमाउंट में पैसा होना चाहिए जो कि आप एक ही बारी में डिपॉजिट कर दो और उस पर आप जो है ब्याज खाओ बैठे बैठे। बैंक्स पे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कस्टमर गेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑन सच डिपॉजिट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इधर भी थी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, फिक्स डिपॉजिट होता क्या है। इंडिया में फिक्स डिपॉजिट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हम सबके घरों में जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी ने फिक्स डिपॉजिट करवाया ही होगा। इसमें होता क्या है, हम जो है बहुत सारा लमसम अमाउंट में पैसा जो है वो फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं और उसके बाद हमें जो है इंटरेस्ट मिलता है। एक और बात यहाँ पे लिखी है, फिक्स डिपॉजिट एक टाइप का डिपॉजिट है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उसके बाद बाकी सब में मिलता है। जैसे सबसे पहले आ जाएगा हमारा फिक्स डिपॉजिट, उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट, उसके बाद हो सकता है आ जाए सेविंग्स अकाउंट एंड देन आफ्टर करंट अकाउंट एंड ऑल, ठीक है। तो इस टाइप में जो है वो फ्लो जाता है। क्यों इसमें मिलता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारा पैसा जो है लॉक हो जाता है एक जगह, हम इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं घड़ी घड़ी अगर हम चाहें भी तो। और करंट अकाउंट में इसका अपोजिट होता है, जब हम जितना चाहे उतना हम विड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए उसमें ज़ीरो इंटरेस्ट होता है या फिर हमें कभी कभी चार्जेस भी पे करने पड़ जाते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है मेनली, ठीक है। इस पॉइंट को हमें डिस्कस करने के लिए मैंने आपके लिए एक और फ्लो चार्ट बनाया है। तो हम पहले फ्लो चार्ट देख लेते हैं जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टाइप के बैंक अकाउंट लोग खुलवाते हैं और यही मेन होते हैं। इसके अलावा भी हो सकता है हो कुछ, लेकिन ये जो है वो मेन है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये फ्लो चार्ट। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको इसका PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। इफ़ यू गाइस वांट देन कमेंट डाउन कर देना कि वी वांट फ्लो चार्ट, तो मैं आपको दे दूंगी। बट बिफोर दैट इफ़ यू actually love my video, actually you find my videos helpful, then please subscribe to my channel given below। इसलिए मैंने सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया है जिससे मुझे भी हेल्प हो, थोड़ी बहुत मुझे भी मोटिवेशन आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ बैंक। कौन कौन से टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है डिमांड डिपॉजिट, फिर है टर्म डिपॉजिट एंड लास्टली वी हैव NRI अकाउंट जो कि नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया के लिए, यानी जो लोग इंडिया में नहीं रहते उनके बारे में हम देखने वाले हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो उस टाइप के अकाउंट जो कि हम कभी भी उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं पैसा और कभी भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर मेनली दो ही आते हैं, लेकिन मैंने एक और लिख दिया है जो कि है सैलरी अकाउंट यहाँ पे आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो सैलरी अकाउंट यूजुअली नहीं आता है डिमांड डिपॉजिट में, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, तो अभी अभी हमने डिस्कस करा था, जो कि मेनली हम आज आम लोगों के लिए होता है। हम पैसा जो है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट जो है हमें कम ही मिलता है, 2 से 4% के बीच में हमें इंटरेस्ट मिलता है इस पर। करंट अकाउंट किन लोगों के लिए होता है, तो वो बिजनेसमैन के लिए होता है, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और बहुत ही रिकरिंग वे में ट्रांजेक्शन होते हैं उन लोगों के, इसकी वजह से। सैलरी अकाउंट किसके लिए होता है, तो सैलराइड पर्सन के लिए। हर महीने जॉब वाले लोगों के लिए, जॉब जो करते हैं उनको मालूम होगा कि उनको सैलरी मिलती है, तो वो किस में जाती है, सैलरी अकाउंट में जाती है वो, ठीक है। तो ये डिमांड डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब यही कि हम जब भी चाहें तब हमारी डिमांड के अनुसार हम विड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। वेयर एज टर्म डिपॉजिट जो है वो डिमांड डिपॉजिट से अलग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट दो चीज़ें हैं। टर्म डिपॉजिट या फिर टाइम डिपॉजिट भी हम इसको बोलते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक टेन्योर, कोई स्पेसिफिक टाइम के लिए हम हमारे पैसे को बैंक को सौंप देते हैं, उसके बाद हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर चाहें, अगर बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत हो गई तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, हो सकता है हमारे पे पेनल्टी चार्ज हो या फिर हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमें कम मिले या फिर ना मिले। ये सारी चीज़ें होती हैं टर्म डिपॉजिट के अंदर। मेनली इसमें क्या है, दो है पार्ट, जो कि है फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट।
फिक्स डिपॉजिट तब हम खुलवाते हैं जब हमारे पास लमसम अमाउंट में पैसा होता है, बहुत सारा पैसा होता है, और तब हम फिक्स डिपॉजिट खुलवाते हैं। इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, क्यों? क्योंकि हमारा पैसा जो है एक थोड़े समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, थोड़े ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। देन वी हैव NRI अकाउंट। ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा है इसका, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है NRO अकाउंट, देन वी हैव NRE अकाउंट, और थर्ड इज FCNR अकाउंट। NRO के अंदर दो भाग पड़े हैं, NRO सेविंग्स, NRO फिक्स डिपॉजिट। NRE के अंदर भी सेम भाग है, लेकिन NRE सेविंग है और NRE फिक्स डिपॉजिट है। NRO सेविंग्स अकाउंट जो है, इसका मतलब क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, यानी ऐसे लोग जो कि NRI है सबसे पहले तो, यानी जो इंडिया में नहीं रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, लेकिन उनकी अर्निंग्स जो है वो यहाँ पे हो रही है। NRO सेविंग्स की बात कर रही हूँ मैं। किस टाइप की अर्निंग हो सकती है? तो डिविडेंड मिल रहा है, कोई रेंट मिल रहा है, किसी चीज़ पे कोई ब्याज मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो NRO सेविंग्स अकाउंट में जाती है। इसका एक कारण क्या है, इसका एक फीचर क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो आपने फंड डिपॉजिट करा होगा NRO सेविंग्स अकाउंट में, वो हम फॉरेन में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट, उसका ब्याज जो है वो हम फॉरेन में ले जा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? तो फंड्स इन एन NRO सेविंग अकाउंट कैन नॉट बी रेप्रिटेटेड अब्रॉड, यानी हम ले नहीं जा सकते अब्रॉड में फंड्स, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, लेकिन बट इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दिस अकाउंट कैन बी रेप्रिटेटेड अब्रॉड, यानी इंटरेस्ट हम ले जा सकते हैं। इसकी एक लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं इसको। NRO फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? तो NRI कैन ओपन NRO फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इंडिविजुअली या फिर जॉइंट पे भी। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इस पे मिलता है NRO फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे हमारा इंडिया में अगर कोई रह रहा है तो वो फिक्स डिपॉजिट करवाता है फॉर लॉन्ग टर्म, वैसे ही NRI पीपल भी जो है वो NRO यानी नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट खुलवाते हैं फिक्स डिपॉजिट के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट इधर भी जो है वो फॉरेन में नहीं ले जा सकते, लेकिन इंटरेस्ट को ले जा सकते हैं। ये इसकी लिमिटेशन या खासियत है। बोथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ एन NRO FD अकाउंट इज टैक्सेबल इन इंडिया। अब इन दोनों के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है, यानी NRO के दोनों अकाउंट के ऊपर टैक्स लगता है। NRE अकाउंट में टैक्स नहीं लगता। NRE का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल। इसमें भी सेविंग अकाउंट होता है, वो सिमिलर होता है ऊपर वाले से ही, और इसमें भी फिक्स डिपॉजिट होता है, वो भी सिमिलर ही है एक तरीके से। लेकिन फ़र्क क्या है कि इसके अंदर जो है वो टैक्स नहीं लगता बिल्कुल भी, और इसके अंदर फंड्स और इंटरेस्ट दोनों जो है वो फॉरेन में हम ले जा सकते हैं। ये इसका डिफरेंस है, ठीक है, और विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड वी हैव FCNR अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट, यानी दिस अकाउंट इज मेंट फॉर दोज who wish to hold the deposit in a foreign currency of their currency, यानी ऐसे लोग जो कि रहते फॉरेन में हैं और उनको इंडिया में पैसा रखना है, लेकिन फॉरेन की करेंसी में ही रखना है, उसको कन्वर्ट नहीं कराना है। इन दोनों में क्या करवा रहे थे हम? कन्वर्ट करा रहे थे, डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करा रहे थे। लेकिन FCNR में क्या होता है? डॉलर का पैसा, यानी फॉरेन में हमने डॉलर कमाया और इंडिया में भी हम डॉलर में ही रख रहे हैं, करेंसी को चेंज नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। इसको हम FCNR अकाउंट बोलते हैं। फॉरेन करेंसी में ही विड्रॉ और डिपॉजिट होता है इसके अंदर। इट इज़ ए टर्म डिपॉजिट अकाउंट, टेन्योर फ्रॉम 1 to 5 years, और इसके अंदर जो है वो 1 of the 9 करेंसी में ही हमें पैसे जो है हम रख सकते हैं। कौन कौन सी करेंसी है तो उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगी अगर आप चाहोगे तो, लेकिन आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ, जैसे US डॉलर हो गया, या फिर जापान का येन हो गया, या फिर कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ये सारे हैं। ऐसे 9 करेंसी हैं, इसके अंदर ही हम रख सकते हैं FCNR अकाउंट में। ओके, बैंक्स अलाउ प्री मैच्योर विड्रॉल विथ ए पेनल्टी। अगर हमें प्री मैच्योर विड्रॉल करना है FCNR अकाउंट में से तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर क्या होगा? पेनल्टी चार्ज करेगा बैंक। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट आर फुल्ली रेप्रिएटेबल, यानी इंटरेस्ट और फंड दोनों ही जो है हम फुल्ली रेप्रिएटेबल होता है, यानी जब हम चाहें तब हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और इसका फीचर क्या है FCNR का? तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों ही जो है
वो रेप्यूटेबल है, यानी हम फॉरेन ले जा सकते हैं, अब्रॉड ले जा सकते हैं इंडिया से। एनआरओ में क्या था, ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही हम ले जा सकते हैं और फंड प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो नहीं ले जा सकते। ठीक है, दिस वॉज द ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिली होगी। अगर हम पढ़ते हैं आगे का टॉपिक, क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक क्या करती है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन दे देती है किसी को, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ है तो कॉल मनी प्रोवाइड करती है, ये सारी चीज़ें। व्हेन इंडिविजुअल और बिजनेसेस रिक्वायर मनी फॉर पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस, जब इंडिविजुअल या फिर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर पैसे चाहिए, दे बोरो फ्रॉम बैंक एंड बैंक प्रोवाइड क्रेडिट बाय चार्जिंग ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक जो है वो पैसे प्रोवाइड करती है, वो लोन को प्रोवाइड करती है और उसके बदले में क्या चार्ज करती है, तो इंटरेस्ट चार्ज करती है हम लोगों से। In terms of time period, borrowing credit can be short, medium term or long term. These periods are not strictly fixed and may vary from different activities. However, in a theoretical sense, short term is a period up to 1 से 5 साल और long term कितना हो जाता है, तो 5 से 15 साल। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। In the context of purpose, क्रेडिट कैन बी फॉर पर्सनल रीज़न, एग्रीकल्चर और फॉर बिजनेस एक्टिविटी। कोई भी इंसान जो है वो क्रेडिट या लोन पे पैसा जो है वो 3 चीज़ों के लिए लेता है, या बिजनेस मोटिव के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए, या फिर इंडिविजुअल पर्सनल नीड के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज वेरी विद द पर्पस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी पर्पस के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते हैं। अगर बिजनेस के लिए मांगा है तो उसके अलग चार्जेस होंगे, पर्सनल यूज़ के लिए मांगा है तो उसके अलग इंटरेस्ट के चार्ज होते हैं। थर्ड हमारा फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शन के अंदर ऑफ कमर्शियल बैंक, तो पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटी। पेमेंट एंड विड्रॉल मतलब एटीएम जैसे फैसिलिटी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, फॉर्म ऑफ चेक, विड्रॉल स्लिप, ड्राफ्ट, एंड ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेमेंट और विड्रॉल के अंदर आ जाती हैं। सिंपल सा टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक जो है वो भी यहाँ पे जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, तो उसकी हम प्रक्रिया जो है नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, जो कि यहाँ नीचे ही दिया हुआ है। क्या होता है ये, बैंक अंडरटेक द एक्टिविटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन टू एंश्योर दैट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी फुलफिल्स द डिमांड फॉर मनी। क्रेडिट क्रिएशन किस लिए होता है, तो ये इंश्योर करने के लिए कि मार्केट में या इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी जो है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा, जितनी डिमांड है उतना मनी का सप्लाई है या नहीं है। बैंक क्रिएट मनी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ मनी दैट इज डिपॉजिट एंड देयर बाय ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। बैंक जो है हमारे डिपॉजिट से ही सर्कुलेशन करता है, यानी सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सर्कुलेट करता रहता है। व्हेन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीजेस, यानी जब क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया जो है वो बैंक की बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ जाता है। व्हेन क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीजेस, और जब क्रेडिट क्रिएशन की प्रक्रिया जो है वो धीमी बढ़ जाती है तब सप्लाई ऑफ मनी भी जो है मार्केट में वो भी रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैंने बैंक्स लैंड मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट, हमने जो डिपॉजिट करा है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। व्हेन बैंक लैंड मनी फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट द बोरोवर हैज टू ओपन एन अकाउंट with the same bank or another branch in order to deposit the check of the loan borrowed sum of money. When the check is credited in the new account, it becomes derived deposit for the bank. From this derived deposit, the bank can create still another loan for a third person. The third person loan becomes one more deposit for the bank. Thus, a bank can create several deposits from a primary deposit. ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बोली है ये हम यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल में अभी देखने वाले हैं। Beside when the borrower withdraw the loan amount from his or her account and spend it, this is greater circulation of money in the economy. जब भी हम पैसा जो है खर्च करते हैं मार्केट में तो ये क्या क्रिएट करता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा पैसा जो है वो किसी और के पास जा रहा है। अगर हमने कोई चीज़ खरीदी तो वो दुकानदार के पास जा रहा है, दुकानदार कहीं और खर्चा करेगा, तो ये क्या है, सर्कुलर होता जा रहा है हमारा पैसा। नो बैंक कैन लैंड फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कोई भी बैंक जो है वो पूरी की पूरी डिपॉजिट जो हमने बैंक को दी है वो पूरी डिपॉजिट नहीं दे सकता किसी को भी। वाई,
From every deposit, the bank has to keep aside some proportion of money in the form of cash reserve, which is known as cash reserve ratio. Thus, they can lend the remaining money only. बैंक को जो है कुछ परसेंट, जैसे 4 से 5% हो गया, वो क्या करना पड़ता है, CRR के तरीके से साइड में रखना पड़ता है. क्यों? क्योंकि बैंक पूरा पैसा जो है वो लैंड नहीं कर सकती फॉर द पर्पस ऑफ लोन. इफ ए बैंक हैज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ 1000, यानी किसी ने पैसा जमा कराया है 1000 रुपए का, एंड द कैश रिजर्व रेशियो जो है वो डिसाइड करा गया 20% है, देन द बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट अप टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/20. इन अदर वर्ड्स, primary deposit of rupees 1000 can create money supply of 5000 and it can be said new credit of rupees 4000. ये चीज़ जो है हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखी. बैंक ए, उसके बैंक में क्या आया, नया डिपॉजिट आया, कितने का, 1000 रुपये का. किसी ने 1000 रुपये का डिपॉजिट करवाया. बैंक ने उसमें से 20% जो है यानी 200 रुपये रिजर्व रेशियो यानी कैश रिजर्व रेशियो में साइड में रख दिए. अब वो लोन कितने का दे पाएगी, तो 800 रुपये का. उसने 800 रुपये दिए. अब क्या हुआ, यही 800 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवाए किसी ने. अब उस 800 रुपये में से क्या होगा, 20% निकाल दो फॉर कैश रिजर्व रेशियो, और 800 माइनस 160 करोगे तो 640 आएगा. इतने का जो है लोन दे सकती है बैंक. लोन दिया, फिर वापस जो है वो डिपॉजिट हुआ. डिपॉजिट कराए 640 रुपये, उसका 20% निकाला तो 128 रुपीज़ जो है वो कैश रिजर्व रेशियो के लिए साइड में कर दिए, और बाकी के रुपए जो है वो लोन के लिए दे दिए. तो ऐसे करते करते क्या आएगा, नेट डिपॉजिट जो है हमारा 5000 का हो जाएगा. रिजर्व में कितने पैसे रहेंगे, 1000, और लोन कितने का हम दे सकेंगे, तो 4000 रुपये का. 20% ज़रूरी नहीं है हो कैश रिजर्व रेशियो, 4 से 5 या 6% भी हो सकता है. सो इट डिपेंड्स. आप इसको रियल लाइफ में चेक करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि अभी फ़िलहाल कैश रिजर्व रेशियो कितना है, और अपने तरीके से इस टाइप के एग्जाम्पल बना सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. When customer withdraw more money than the deposited amount from their current account, it is called overdraft facility, and this is also lead to credit creation. अगर कस्टमर जो है अपने करंट अकाउंट में से लेट सपोज जितना उन्होंने डिपॉजिट करा है अमाउंट, जैसे 10,000 का डिपॉजिट करवाया है और उन्होंने विड्रॉ करे 12,000 रुपये, तो 2,000 का क्या है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, और इसी फैसिलिटी से भी क्रेडिट क्रिएशन हो पाता है. अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ कहीं आपको समझाया था करंट अकाउंट के अंदर, जब हम करंट अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तब हमने वो एग्जाम्पल देखा था. Then we have इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन. इंटरबैंकिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, जब एक बैंक को जो है पैसे थोड़े कम पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग जो है विड्रॉ करवाने आ जाते हैं, तो क्या होता है, बैंक जो है वो दूसरी बैंक से पैसे ले लेती है शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए. अगर वो शॉर्ट टर्म के ले रही है फॉर 1 to 14 days, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी बोलते हैं. और वो दूसरी बैंक को इसी के लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी देती है. क्यों देगी, क्योंकि आप खुद ही समझो, मैं आपको अच्छी तरह समझाती हूँ. देखो, आप समझो कि मेरा एक बैंक है और आपका एक बैंक है. मेरे बैंक को ज़रूरत पड़ गई थोड़े पैसों की, मैंने आपके बैंक से थोड़े पैसे लिए, इसको हमने बोल दिया 1 से 14 दिन के लिए अगर लिया है मैंने पैसा, तो इसको हमने बोल दिया कॉल मनी. तो वो मैंने पैसे लिए आपकी बैंक से, अब मैं आपको रिटर्न कर रही हूँ, तो मुझे कुछ तो उसके लिए देना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपके पास ही पैसा होता तो आप वो पैसे को कहीं और भी लगा सकते थे फॉर बेटर रिटर्न्स, लेकिन मैंने आपसे वो मांग लिया. तो इस ट्रांजैक्शन के बदले में, इस लोन के बदले में आप क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे. तो मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगी. मैं आपको पैसा तो दे ही रही हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट तो मैं आपको दे ही रही हूँ, लेकिन मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगी, और इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉल मनी रेट. जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने आपको वापस दी उसको कॉल मनी, और उस पर जो मैंने आपको इंटरेस्ट दिया है उसको हम बोलेंगे कॉल मनी रेट. ओके, आई होप you got the point. Bank provide short term and long term credit to one another from time to time. यहाँ बैंक की बात हो रही है. Short term credit is provided by one bank to another through central bank and is called call money. Central bank यानी कौन सी, हमारी RBI. The interest rate on call money is called call money rate. ठीक है, I hope you got the point. और कॉल मनी कितने दिन के लिए होता है, तो मेनली 1 से लेकर 14 दिन के लिए होता है ये. नाउ यहाँ पे अब आता है सेकेंड पार्ट ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी सेकेंडरी फंक्शंस कौन कौन से हैं कमर्शियल बैंक्स के. ठीक है,
सबसे पहला यहाँ पे है एजेंसी या फिर यूटिलिटी सर्विसेज। देन वी हैव प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विथ चेंजिंग टाइम। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अलग अलग चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, वैसे वैसे बैंक की फैसिलिटी भी जो है वो चेंज होती रहती हैं। और लास्ट टॉपिक हमारा आएगा प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट इज एजेंसी या फिर यूटिलिटी सर्विसेज। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, तो कस्टमर के लिए एक टाइप की थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज जो कि बैंक हमें प्रोवाइड करता है। जैसे लॉकर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ऑटो पे हो जाते हैं बैंक से कभी कभी, अगर हम ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं तो ये सारी क्या है, एक्स्ट्रा सर्विसेज है जो बैंक प्रोवाइड करती है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। A bank provide various utility and agent banking facility to its customer. For example, a bank act as a mediating agent by providing a letter of credit to the exporter on behalf of importer. Bank also provide underwriting services to various businesses. Underwriting services क्या होता है, तो बैंक जो है when a bank guarantees to buy all or some shares or bond in case when they are not sold टू द पब्लिक ड्यूरिंग ए कंपनीज IPO और बॉन्ड इशू। तब क्या करती है ये बैंक जो है, अंडरराइटिंग सर्विस के तरीके से काम करती है। यानी किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं या जब IPO निकल रहा था तो सारे के सारे जो है वो सोल्ड आउट नहीं हुए, तो बैंक क्या करती है, गारंटी लेती है कि हम बाकी के शेयर्स या फिर जो भी बॉन्ड है वो हम ले लेंगे। ठीक है, फिर आता है बैंक जो है कभी कभी हमारे यूटिलिटी बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मोबाइल बिल, ये सारे जो है वो पे कर देती है। फिर आता है सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। बैंक जो है हमें लॉकर की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे ज्वेलरी रखने के समय या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें रखने थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी बैंक प्रोवाइड करती हैं। ये जो है यूटिलिटी सर्विसेज और एजेंसी में आ जाता है। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चालान्स। बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्स on rent to its customer wherein they can safely store their precious jewelry document. Bank provide microfinance facility for very small businesses which are important for development of communities. When some payment are to be made with full proof security, bank provide secure services to payer by issuing draft or pay order. ठीक है, जैसे हम बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, अगर गोल्ड का कोई गहना है या फिर गोल्ड की कुछ चीज़ें हैं या फिर प्रॉपर्टी के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम घर में नहीं रख सकते, वो क्या करते हैं, लॉकर में रखवा देते हैं। ओके, बहुत से NRI लोग भी ये करते हैं, जैसे हमने अगर सुना हो, अगर आपने तो आपको मालूम होगा, तो बहुत से NRI लोग भी ये सब चीज़ें करवाते हैं। प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी विथ चेंजिंग टाइम्स। बैंकिंग इज एन एवोल्यूशनरी कंसेप्ट। बैंक जो है, खासकर प्राइवेट बैंक क्या करता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है वैसे वैसे बैंक भी चेंज होता है। बहुत से बैंक में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी जैसे AI आ गया है आजकल, तो क्या कर सकते हैं बैंक वाले इंटरव्यू के लिए भी AI का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का इंटरव्यू होता है तो ये सारी चीज़ें AI भी कर सकती है। तो बैंक भी जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, वैसे वैसे बैंक भी इवॉल्व होने लगा है, चेंज होता है, डेवलप हो रहा है। देयर इज़ ए कंटिन्यूअस एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, एक्टिविटी एंड सर्विसेज ऑफ बैंक। डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है बैंक के अंदर, एक्सपांशन हो रहा है, जैसे बैंक जो है इवॉल्व होता है। हम इंसान भी जो हैं वो टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं, बैंक भी सेम है, बैंक को भी इवॉल्व करना ज़रूरी है। इन प्रेजेंट टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम अकाउंट ऑफ वन कस्टमर टू दैट ऑफ अनदर कस्टमर ऑफ बैंक विदाउट यूजिंग कैश और चेक इज डन थ्रू फैसिलिटी लाइक NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फुल फॉर्म याद रखना इन सारे के, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कर देना ट्रांजैक्शन का। बोथ दिस आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ कोर बैंकिंग, जैसे सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। एक और आ जाता है इधर, अगर यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन एक और आता है जो कि है IMPS, ये भी यहाँ पे आता है। और इसका फुल फॉर्म जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे मुझे मालूम चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। एक आता है NEFT, एक आता है RTGS और तीसरा भी है जिसको हम बोलते हैं IMPS। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ी रिसर्च करो और
नई नई चीज़ें जानो। और इसका फुल फॉर्म जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे मालूम चलेगा किसने ये वीडियो जो है अभी तक देखी है। Beside, customer can get various details of their account as well as make payments, buy goods, book tickets, जैसे मूवी की टिकट्स बुक करनी हो या फिर कोई शो की टिकट बुक करनी हो, फ्लाइट की टिकट भी बुक होती है on their computer or mobile phone through internet and mobile banking. Bank also provides safe deposit vaults and facility like डीमेट अकाउंट, डीमटीरियलाइज अकाउंट, यानी अब हम शेयर जो है वो किस में होल्ड करते हैं, तो डीमेट अकाउंट में, जो कि ऑनलाइन होता है। रीमटीरियलाइज क्या होता है, तो फिजिकल फॉर्म में। पहले कैसा होता था, फिजिकल फॉर्म में होता था। अब ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से तो नहीं होगा जिसको रीमटीरियलाइज करवाने होंगे शेयर्स, यानी इन पेपर। सब लोग जो है वो डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं डीमटीरियलाइज फॉर्म में, यानी ऑनलाइन फॉर्म में जो है हमारे सारे शेयर्स जो हैं वो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर दिखते हैं। आई डोंट नो अगर आप में से कोई शेयर मार्केट के बारे में जानता है कि नहीं, लेकिन ये शेयर मार्केट के रिलेटेड होता है डीमेट अकाउंट। जब भी हमें शेयर को परचेज या फिर सेल करना हो तो हमारे पास डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी होता है। दिस इज़ एन अकाउंट वेयर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा कैन बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज़ ईजियर देन होल्डिंग इन फिजिकल फॉर्म। अब क्यों ये लाया गया डीमेट अकाउंट, तो अगर हमारे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट है, जैसे पहले के ज़माने में यही होता था, फिजिकल फॉर्म में अगर हमारे पास शेयर का सर्टिफिकेट है तो वो जो है वो ख़राब हो सकता है, उसमें उधाई भी लग सकती है, अगर अलमारी में पड़े पड़े वो सड़ भी सकता है, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा ही है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने की ये जो है लोगों के दिमाग में आइडिया आया था, और इसी की वजह से आज के ज़माने में डीमेट अकाउंट होता है। प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। Commercial bank in India. Commercial Bank of India operate in the public as well as private sector. After the economic reforms of 1991, foreign banks have entered the private sector. जैसे कि हमने देखा था 1991 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था, यानी कि एलपीजी पॉलिसी आई थी बाय मनमोहन सिंह, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और फॉरेन के बैंक्स भी जो है वो यहाँ पे आने लगे थे। उनका हेडक्वार्टर तो वहीं होता है, लेकिन वो लोग भी यहाँ पे आने लगे थे, उनकी ब्रांचेस। Beside, there are financial company which functions like bank in the unorganized and organized money market of India, and there is also the existence of cooperative banks. But by the official definition of banks in India, only those companies which are listed in the second schedule of RBI Act 1934 are established accordingly, are called scheduled banks and are real banks. All rules and regulation of Reserve Bank of India apply to these banks. अब इसका जो है हम इन डिटेल क्या देखने वाले हैं, फ्लो चार्ट देखने वाले हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है, तो हम वो भी देख लेते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए क्या बनाया है, एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसके अंदर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है उसका फ्लो कैसे वर्क करता है, किस किस टाइप के बैंक होते हैं, उसके अंडर सब क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है बैंकिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं वो चालू कर देती हूँ। पूरा का पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो इजी फॉर्म में रिमेंबर हो जाए, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहेंगे, तो मैं इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप के फ्लो चार्ट और सारी चीज़ें बनाने में, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ ऑल योर क्लासमेट्स। ठीक है, बैंकिंग स्ट्रक्चर मेनली बैंकिंग स्ट्रक्चर के अंदर कौन होता है, तो रिजर्व बैंक हमारा आता है। उसके बाद अलग अलग टाइप्स के बैंक होते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर में मेन कौन है, हमारा रिजर्व बैंक है जो सबका ध्यान रखता है। ठीक है, उसके बाद कौन है, हमारे हैं शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक क्या होते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं विच आर लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। शेड्यूल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है। देन नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं, जो कि सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, इजी है। शेड्यूल बैंक वो है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड है, और नॉन शेड्यूल वो जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, नॉन शेड्यूल में कोई भी मैंने सब क्लासिफिकेशन नहीं करा है बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये सारी चीज़ें कहीं पूछी भी नहीं जाती हैं। मेन हमारा आता है शेड्यूल बैंक, ये सबसे मेन होता है, और इसके अंदर ही सारे के सारे क्लासिफिकेशन और बाइफिकेशन है।
मेनली शेड्यूल्ड बैंक जो है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई है। सबसे पहला है हमारा कमर्शियल बैंक, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दे रखा है इसका कंसेप्ट। सेकंड आता है कोऑपरेटिव बैंक और थर्ड आता है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके सबको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। अगर आप एग्जाम में चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन इससे आपका आंसर जो है वो अच्छा भी लगेगा। ओके, कमर्शियल बैंक के अंदर सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड इज फॉरेन बैंक्स या फिर मल्टीनेशनल बैंक भी बोलते हैं इसको, फोर्थ इज रीजनल रूरल बैंक, इसको आरआरबी भी बोलते हैं, फिफ्थ इज पेमेंट और सिक्स्थ इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट बैंक से मेनली, जैसे 1% से ज़्यादा इक्विटी या फिर 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी अगर गवर्नमेंट की है तो उस टाइप के बैंक को हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। जैसे हमारा SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, कैनरा बैंक है। ये सारे बैंक जो है वो हमारे आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। अब सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना, गवर्नमेंट बैंक जितने भी हैं हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो किसी का ओनर है, यानी वो प्राइवेटली ओन करे जाते हैं। अगर 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? प्राइवेट की है, तो उस टाइप के बैंक जो है उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जैसे कि कौन सा है हमारा, तो HDFC है, एक्सिस बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और सिटी बैंक है। ये सारे के सारे हमारे किस में आ जाते हैं? ये हमारे आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर। इसके अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि ओल्ड जनरेशन बैंक और न्यू जनरेशन बैंक। यानी 1991 में जो पॉलिसी आई थी उससे पहले जो एस्टेब्लिश करे गए थे, यानी LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में मनमोहन सिंह ने ये पॉलिसी लाई थी। अगर इस पॉलिसी के पहले जो बैंक एस्टेब्लिश हो गए थे वो वाले सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, और इस पॉलिसी के बाद जो प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश हुई उसको न्यू जनरेशन बैंक्स बोलते हैं। ओके, देन वी हैव फॉरेन बैंक्स, जैसे हमारे हांगकांग एंड शंघाई बैंक जो है वो कौन सी है? फॉरेन बैंक्स में आ जाती है, मल्टीनेशनल बैंक में, या फिर सिटी बैंक, ये भी इसका ही टाइप है। यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मेनली फॉरेन में होता है, किसी दूसरे देश में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक बोलते हैं। फिर हमारी आती है रीजनल रूरल बैंक। ये जो है वो रूरल पीपल जो है उनको हेल्प करने के लिए बैंक बनी होती है, जैसे लैंडलेस फार्मर हो गया, कोई छोटा वर्कर हो गया, इस टाइप के स्मॉल लोगों को हेल्प करने के लिए ये बनी थी। और इसका जो है रिकमेंडेशन, रीजनल रूरल बैंक का आइडिया, रिकमेंडेशन किसने दिया था? तो M नरसिम्हा कमेटी ने दिया था, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बैंक है छोटे स्तर के लिए, यानी छोटे छोटे गांव हैं उन लोगों के लिए, छोटे फार्मर्स हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए बैंक बनी है। फिफ्थ इज पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है? तो जैसे हमारा पेटीएम है। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो स्मॉल शॉपकीपर, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर डेली वेज वाले वर्कर्स जो होते हैं जो रोज के रोज तनख्वाह कमाते हैं, उनके लिए जो बैंक बनी हुई होती है उसको हम स्मॉल फाइनेंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी हो सकता है, जो कि हमने सुना होगा, आई होप सो। फिर सेकेंड पार्ट है हमारा कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? तो अलग अलग सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो अपना पैसा जो है जमा करते हैं और फिर सोसाइटी के लिए जो है वो बैंक ओपन करते हैं। कोऑपरेटिव, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे हम लोग रहते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, अलग अलग लोग जो हैं वो अपना पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे बैंक को ओपन करते हैं, यानी लोग मिल के बैंक को ओपन करते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो होती है वो कितनी होती है? वो बहुत सारी हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एक ही होती है और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी एक ही होती है, एक स्टेट में एक ही होती है। दैन थर्ड पार्ट इज स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम से हमें मालूम चल रहा है कि ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए बनी हुई है और उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो पैसा लैंड करती हैं या फिर पैसा देती हैं। इसको हम डेवलपमेंट बैंक्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि है हमारा नाबार्ड, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल और रूरल पीपल के लिए बना है, यानी खेती बाड़ी के मोटिव से ही ये बैंक जो है खुला है।
इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। आप NA से कंफ्यूज मत हो जाना, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर है एग्जिम बैंक, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, या फिर कुछ इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसके मकसद के लिए अगर कोई बैंक बनाई गई है तो उसका नाम है एग्जिम बैंक। थर्ड इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर। घर बार के लिए जो है, हाउसिंग के लिए जो है, वो बैंक जो है उसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक। लास्ट वन इज SIDBI। ये किस लिए है? तो फाइनेंस प्रोवाइड करना MSME सेक्टर को, जो कि फिलहाल बूम पे है। धीरे धीरे जो है वो छोटे छोटे गाँव में भी कुछ ना कुछ जो है वो उद्योग हो रहे हैं। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी लघु उद्योग जिसको हम बोलते हैं। छोटे तल पे अगर अगरबत्ती बना रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो उस टाइप की इंडस्ट्री को, उस टाइप के सेक्टर को जो है वो पैसे प्रोवाइड करना फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है, तो ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है बैंकिंग स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने आज की वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं और इसी के साथ आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानने को मिली, तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में और इस टाइप के फ्लो चार्ट एंड डायग्राम को क्रिएट करने में। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।